गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो आज जैसे कि टॉपिक आपको दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बौद्धिक संपदा का अधिकार जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये यूपीएससी के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार इंटरव्यूज में भी ये चीज़ पूछी जाती है, इससे क्या समझते हैं। और आम जो हम अपने लाइफ में है बहुत सारी आपने बातें सुनी, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और आपका जो है कॉपीराइट्स, ये सब चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। तो जैसे कि इंटेलेक्ट से आपको पता चल रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी जो क्या है इंटेलेक्ट से रिलेटेड, मतलब आपके दिमाग की, आपकी ब्रेन की जो उपज है, आपकी सोच से आपने कोई चीज़ बनाई है, तो उसे कहते हैं हम बुद्धि के विकास से, है ना। तो इसलिए हम बौद्धिक संपदा नाम दे रहे हैं। तो ये वैसी प्रॉपर्टी नहीं है जैसे कि हमारे होते हैं घरों में, आपकी मकान है, ज़मीन है, जो ज़मीन जायदाद होती है, ये प्रॉपर्टी अलग होती है। उनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी जो इनसे अलग होती है। तो अगर कैटेगराइज करना हो प्रॉपर्टीज़ को तो दो हिस्से में करते हैं। एक होता है टेंजिबल प्रॉपर्टीज़, एक होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। तो टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो आप आम घरों में अपने आसपास सोसाइटी में देखते हैं। घर, मकान और ये सब चीज़ें, जमीन क्या है, ये क्या है आपके टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक होगी टेंजिबल और दूसरी होगी इनटेंजिबल। तो टेंजिबल प्रॉपर्टीज वो सारे जो आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जो घरों में आप दिखती हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो इनसे अलग होती हैं, जिसमें आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आता है। आपके दिमाग से आपने कोई चीज़ बनाई है ना, वो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो चीज़ें जो है आपकी, कोई किताब आपने लिखी, उसका कॉपीराइट है ना, कोई इन्वेंशन आपका क्या, उसका पेटेंट है ना। आपने जीआई टैग के बारे में सुना है ना, जीआई टैग, तो ये भी एक इस हिसाब से क्या है, एक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी एरिया विशेष की। ठीक है जी। तो पता चल गया आपको प्रॉपर्टीज टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब बात करते हैं डेफिनेशन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर राइट्स आर गिवन टू पर्सन्स ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। अपने दिमाग से उन्होंने कोई चीज़ बनाई है, उसके लिए उनको क्या दी जाती है, बौद्धिक संपदा का अधिकार दिया गया है कि वो कोई जो आपने अपने दिमाग से कोई चीज़ बनाई है, क्रिएट किया है कोई चीज़, क्रिएशन ऑफ माइंड, दिमाग से कोई चीज़ क्रिएट करी है, उसके लिए आपको अधिकार दिया जाता है। और लोगों का उस चीज़ को अधिकार मिलेगा अगर आपने क्या कर लिया, उसको क्या कर लिया, उसका राइट ले लिया। ठीक है जी। आज क्या लिखा है कि दे आर यूजुअली given to the creator exclusive right over the use of his or her creation for a certain period of time। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो किसी चीज़ का राइट दिया जाता है वो जिंदगी भर के लिए नहीं दिया जाता है। कोई राइट्स ऐसे हैं जो 10 साल के लिए मिलते हैं, कोई राइट्स ऐसे हैं जो 20 साल के लिए मिलते हैं, कोई राइट्स ऐसे भी जो 60 साल के लिए मिलते हैं। बट एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट्स मिलते हैं। ठीक है जी। हमेशा जिंदगी भर के लिए नहीं मिलते। जैसे आपने दवाइयों का खासकर सुना होगा, दवाइयों के पेटेंट 20 साल में एक्सपायर हो जाते हैं। उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए 10 साल का क्या मिलता है, आपको टाइम मिलता है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन तो ये है ना, कैन यू रिपीट द टाइटल ऑफ दिस? टाइटल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, IPR। ठीक है, बौद्धिक संपदा का अधिकार। ये हम आज पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा लेट थे सर। यस सर, सॉरी। ओके, अब बात करते हैं IPR में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है जी। तो IPR में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका आता है पेटेंट्स 1, कॉपीराइट्स 2, आपका मार्क्स, ट्रेडमार्क्स कह सकते हैं, ठीक है, और ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है जी। ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट्स, आपका कॉपीराइट्स, ये सब के सब किसके पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। अब बात करते हैं ये है क्या है, ये एक लीगल राइट है। क्या है, लीगल राइट है दैट प्रोटेक्ट क्रिएशन और इन्वेंशन। आपके दिमाग से आपने कोई चीज बनाई, उसको कोई दूसरा कॉपी न करे, उसको कोई दूसरा कमर्शियल बेनिफिट न ले, उसको रोकने के लिए आपको लीगल राइट मिलता है, जो आपको पेटेंट का डॉक्यूमेंट या किसी भी दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक डॉक्यूमेंट मिलता है।
ठीक है। गवर्नमेंट की हर कंट्री में एक एजेंसी होती है जो ये काम करती है, ठीक है जी। इंडिया में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है, अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो अब बात करते हैं कहाँ से आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो है बारे में काम शुरू हुआ है। तो एक डब्ल्यू आपका जो है तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। जितने यूनाइटेड नेशंस की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, 15 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आप जानते हैं, अलग अलग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे जितने भी यूएनओ के जितने भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन हैं, 15 ऑर्गेनाइजेशन, उनमें से ये एक है। कब ये शुरू हुआ था? 1970। इसने ऑपरेशन शुरू किया 1970 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके अभी करंट मेंबर जो है 193 कंट्रीज हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो पूरी दुनिया में कन्वेंशन हुई है, ये आज की नहीं है, ये जो है 1880-90 से ये चीज़ें शुरू होने लग गई थी कि किसी चीज़ के लिए राइट्स नहीं है। उस टाइम केवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इसमें शुरू किया गया था, या लिटरेरी वर्क को, आपने कोई किताब लिखी, कोई आपने क्या किया, आर्ट परफॉर्म किया, आर्ट डिज़ाइन किया, इन चीज़ों के लिए, या इंडस्ट्रियल आपने कोई प्रोडक्शन किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे प्लास्टिक उस टाइम पे बन गया था, इन चीज़ों के लिए, या इंडस्ट्रियल केमिकल्स बन गए थे, केवल शुरुआत में इन चीज़ों पर ही मिलता था, बाद में चीज़ें इसमें ऐड होती गई, अलग अलग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऐड होती गई। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें अगर, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो आपके लीगल और लॉज रूल्स बनने जो शुरू हुए हैं, वो सबसे पहले आपका आया प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, ठीक है। इसको पेरिस में आपका ये हुआ था, इसको पेरिस कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, 1883। नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। उस टाइम केवल लिमिटेड किसके लिए था? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को। 3 साल बाद इसमें किसको जोड़ा गया? आर्ट, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को भी जोड़ दिया गया। उस टाइम पर मेजॉरिटी इन दो चीज़ों की थी, जिसको लोगों को लगा कि ये आपके माइंड की अपनी क्या है उपज है, और कोई इसका फायदा ना उठाए कमर्शियल, तो इसलिए ये शुरू किया गया। तो दोनों के दोनों आपका जो है WIPO ने आपको क्या कहता है, इनको गवर्न किया था। कहाँ लिखे हैं आईपीआर के बारे में? ये ह्यूमन राइट का हिस्सा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आर्टिकल 27। यहाँ इसके बारे में, मतलब आपके ह्यूमन राइट का एक हिस्सा है। आपके दिमाग ने कोई चीज़ डेवलप की, क्रिएट किया कोई चीज़, तो उस पर आपका अधिकार है, वो आपका क्या है? अधिकार है। इसलिए इसको कहाँ ऐड किया गया है? आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के आर्टिकल 27 में भी इसको रखा गया है, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है आपका गवर्न्स आईपीआर, तो WTO भी क्या करता है? आईपीआर को गवर्न करता है। किसके थ्रू? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इसके थ्रू क्या करता है? WTO क्या करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या करता है? गवर्न करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात कर रहे थे हम प्रॉपर्टी की, हमें आप तो बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कितने टाइप की हैं? 2 टाइप की। आपका कोई भी प्रॉपर्टी, नॉर्मली प्रॉपर्टी की बात करें तो एक होती है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको हम टेंजिबल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और दूसरी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉर्मली जो रूटीनली है। पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की अपनी निजी या आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार की, ठीक है जी। पब्लिक प्रॉपर्टीज, इन पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को हम अगर डिवाइड करना है तो कैसे बनाएंगे? एक हो गई टेंजिबल और एक हो गई इनटेंजिबल, ठीक है जी। क्या हो गई? एक हो गई टेंजिबल, एक हो गई इनटेंजिबल। टेंजिबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? मूवेबल या इमूवेबल। जैसे गाड़ी है, प्रॉपर्टी है किसी एक की, है ना, वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। पर घर है आपका, लैंड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये आती किस में है? टेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल मतलब जो कोई चीज दिखती है, क्या करती है? दिखती है ना, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये चीजें, ठीक है। और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या आता है आपका? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके दिमाग की क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। तो ये सब किस में आता है? इंटेंजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कहाँ देखेंगे आप? आपके दिमाग में कोई आइडिया है,
आपने उसको पेटेंट करा दिया, उस आइडिया को हम देख नहीं सकते हैं फिजिकली, बट वो एग्जिस्ट करता है आइडिया, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कमर्शियल बेनिफिट के लिए, किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। उस पर आपका राइट हो जाता है कि कोई और उसका कमर्शियल बेनिफिट नहीं ले सकता है, ठीक है जी। आप बात करते हैं इंडिया में जो मिनिस्ट्री है जो इन सारे कॉपीराइट्स को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को क्या करता है, आपका देख रेख करता है, उस पर लॉज बनाता है, उसके लिए मैनेज करने का काम करता है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ठीक है जी, इसके अंदर ये काम करता है। तो इसका काम है सारा का सारा पेटेंट ग्रांट करना, आपका जो है कॉपीराइट देना, DI टैग देना, ये सब काम कौन करता है इंडिया में? DIPP करता है। तो DIPP ने IPR के लिए इंडिया में कुछ चीजें बनाई हैं जिन पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल सकते हैं। पेटेंट्स के लिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल सकते हैं, ट्रेडमार्क के लिए, है ना, कॉपीराइट के लिए, प्लांट ब्रीडिंग राइट्स के लिए, यूटिलिटी मॉडल राइट्स के लिए, ग्राफिकल इंडिकेशन जिसको हम GI टैग बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ट्रेड सीक्रेट्स, इतने एरियाज को इंडिया में कवर किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के थ्रू। आप बात करते हैं एक एक करके, इतने जो 6-7 पैरामीटर्स हमने देखे वो है क्या? पहला पैरामीटर है पेटेंट। तो पेटेंट किसको मिलता है? कोई आपने नया इन्वेंशन किया है, नया मेथड कोई डेवलप किया है ना, तो कुछ नोबलिटी जिस चीज में है उसको आप पेटेंट करा सकते हैं, नोबलिटी, ठीक है। पेटेंट का पहला फंक्शन है नोवेलिटी। नोवेलिटी आपने लाई, उसके लिए आपको न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट मतलब आपने कोई नया चीज बना ली, ठीक है, उसमें आपको पेटेंट मिल जाएगा। या प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपने कोई दवाई आप मार्केट में ऑलरेडी है, वो 10 स्टेप्स में बनती है लैब में, वो दवाई आपने 5 स्टेप्स में बना ली, कोई नई प्रोसेस के थ्रू आपने क्या कर लिया, टाइम उसको घटा दिया बनाने का, जो उसकी मेकिंग कॉस्ट है वो आपने घटा दी, तो एक नई प्रोसेस होगी, उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। वो पेटेंट मिलेगा आपको कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। तो पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो पेटेंट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, जो आपको कितने के लिए मिलती है? दैट इज अवॉर्डेड फॉर 20 ईयर्स। सर इसको सर कैन आई से समझे, सर कैन वी एक्सटेंड कर सकते हैं 20 ईयर से ज़्यादा? 20 ईयर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली पब्लिक में आ जाता है। अच्छा, अगर आप लोग क्या करते हैं, जनरली लोग इससे बचने के लिए प्रोसेस को उस बीच चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और नया पेटेंट ले आते हैं, ठीक है, रोकने के लिए। वैसे 20 सालों में एनफ बेनिफिट मिल जाता है जिस किसी को बनाना भी हो, क्योंकि रीजन क्या है, आपने कोई सपोज प्रोसेस बनाई, 10 साल बाद ही कोई दूसरा उससे और बढ़िया प्रोसेस बना लेता है, तो चीज़ें अब दूसरी प्रोसेस से बननी शुरू हो जाएंगी, दूसरे बेटर मेथड से, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वर्क जो है आउटडेटेड हो जाता है। बहुत रेयर ही होता है कि 20 साल तक कोई चीज़ चले और उसके बाद भी आगे उसकी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि रिसर्चर्स तो हमेशा चलती रहती है। यस सर। इसलिए जिन्होंने भी ये 20 साल का नॉर्म बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है। नहीं सर, मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं कि मतलब जिनकी जो पीरियड है 20 ईयर से ज़्यादा का पीरियड उनको दिया जाता है? ज़्यादा दिया ही नहीं जाता है। ओके, ये 20 साल का ही रूल है। अगर किसी को चेंज कराना है तो वो अपने क्या कर लेते हैं, मेथड चेंज कर लेते हैं, नया प्रोसेस बना लेते हैं, फिर से नया पेटेंट कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है जी। तो पेटेंट जो आपका है हमारा एक्ट 1970 में हुआ था, क्योंकि 1970 में ही WIPO बना था। जैसे WIPO बना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तभी इंडिया में भी क्या हो गया, आपका ये एक्ट लागू हो गया 1970 में, बट 2006 में इसमें कुछ अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने किया। ठीक है जी। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आप जानते हो ना, लोगो जैसा है, किसी कंपनी का क्या होता है, लोगो होता है, बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक का पहले लोगो अलग था, फिर बीच में अलग आया, अब वो मेटा बन गया है ना। तो लोगो भी क्या होते रहते हैं, चेंज होते हैं। कंपनी टाइम से टाइम अपना क्या करते हैं, बस जो भी नया ले आएंगे वो उसको एक बार ट्रेडमार्क करवा देते हैं। ऐसा कंपनी जनरली ऐसा करती क्यों है सर? हाँ, करती क्यों है जनरली? यूनिकनेस। देखो, पेटेंट राइट तो कमर्शियल बेनिफिट के लिए, आपके प्रोसेस से आप ही बनाओगे तो आपकी मोनोपॉली रहेगी 20 सालों तक, है ना। और ये आपके जो क्या है, यूनिकनेस के लिए, है ना। जैसे एयरटेल का एक अपना सिंबल है, जियो का अपना एक सिंबल है, तो वो कंपनी को क्या दिखाता है, यूनिकनेस दिखाता है। SBI का आपने देखा होगा, लोगो देखा है ना। तो ये सब किसके हिस्से आते हैं आपके? ट्रेडमार्क इज टिपिकली ए नेम, वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, इमेज और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। किसी में लोगो भी हो सकता है, डिजाइन भी हो सकता है,
नेम भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, होता है ना, जैसे HNB का देखोगे आप लोगो, यूनिवर्सिटी का लोगो, उसमें आपका साथ साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, शब्द भी लिखे हुए हैं, तो नाम भी है उसमें यूनिवर्सिटी का, शब्द भी है और आपका इमेज भी है, कोई दूसरा जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकता ना सर। हाँ, तो ये नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सिटी का। जी सर, इससे जैसे आइडिया का सर है ना सर, वो जो बहुत पहले आता था व्हाट एन आइडिया सर, तो मतलब सर वो उसका अपना ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क है, ठीक है जी। और ट्रेडमार्क जो है आपका कब से आया इंडिया में, 1999 से, और ये केवल 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है सर। पेटेंट 20 साल के लिए और ट्रेडमार्क 10 साल के लिए। अब नेक्स्ट आया आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग जो है आपने देखा होगा बहुत टाइप के, आपको सपोज बासमती के लिए जीआई टैग मिलता है, yes, है ना, तो बासमती क्योंकि एक सर्टेन रीजन का क्या होता है आपका फूड है, तो अलग अलग चीजों के लिए कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई चीज होती है, उसको क्या कर लेते हैं, जीआई टैग मिल जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, जीआई टैग इज ए साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल क्या है, origin causes quality or reputation that are due to that region। उस स्पेसिफिक रीजन की, जैसे असम की चाय फेमस है, फेमस क्यों है, क्योंकि उसका क्वालिटी उस स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से बढ़िया है। जैसे ताई तो आपकी दार्जिलिंग में होती है, आपका आपके जो है नीलगिरीज में होती है ना, बहुत जगह होती है, बट असम की टी फेमस इसलिए हो गई क्योंकि कुछ अच्छी क्वालिटी, स्पेसिफिक क्वालिटी उसमें है, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये अगेन आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर आता है, और ये भी DIPP के द्वारा 10 सालों के लिए अवार्ड किया जाता है। तो जीआई टैग भी 10 साल के लिए मिलते हैं। सर आता है सर, मतलब जब उनको हम पढ़ेंगे ना सर, तो मतलब ये जो इसके तहत जो एक्ट्स है ना सर, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वही इंपॉर्टेंट है आपका यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो बाकी जानकारी तो नॉर्मल जानकारी है, हर कोई समझ सकता है। आपके लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ डेटा इंपॉर्टेंट है ना। आप जब भी कभी अगर आप आंसर लिखोगे किसी लॉन्ग आंसर का, किसी क्वेश्चन का, तो आपको ये डेटा दोगे तो इफेक्टिव होता है आंसर आपका, है कि नहीं। अब आता है कॉपीराइट्स। Copyright is a bundle of rights given by the law to the creators of literary, a dramatic, though musical, film and artistic works, and producers of cinematographic films and sound recordings। इसमें बहुत सारी आपकी चीजें आ गई हैं कॉपीराइट में। तो जब मूवीज देखते हैं आप तो कॉपीराइट है, किताब कोई पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है कॉपीराइट है ना, किसी आदमी का। yes, sir। तो ये सब के सब क्या होता है, किसके अंदर आते हैं, कॉपीराइट्स के अंदर आते हैं। रिकॉर्डिंग हो, मूवी प्रोडक्शन हो, सब चीजें किस में आती हैं, कॉपीराइट्स में, है ना। सर वो कॉपीराइट ही होता है सर, जो जब कोई मूवी स्टार्ट होती है ना सर, बिल्कुल सामने से जो पहला पर्चा आता है, यही वाला है सर कॉपीराइट। ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर आता है, बट अमेंडेड हुआ 2012 में, ठीक है। और ये मिलता है 60 साल पे। MHRD ये अलग है, MHRD में कॉपीराइट मिलता है 60 साल पे, ठीक है। मिनिस्ट्री के ऊपर सर तो इम्पोर्टेंट है तो कॉपीराइट एक्ट 1957 है ना। मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला ये, इसके लिए जो है आपका कॉपीराइट आपका जो क्या है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। आप एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, पहले MHRD नाम था। सर ये तो वैसे भी लॉजिकल तो है ही नहीं सर, क्योंकि सारे ये तो शिक्षा से रिलेटेड लिटरेरी चीज़ें सब उससे मूवी कहाँ से शिक्षा से हो गई, शिक्षा से रिलेटेड है, ड्रामेटिक इसके अंदर आता है। मूवी की बात बहुत कुछ चीजें अलग हैं जो उससे ज़्यादा, पर जापान मैक्सिमम चीज़ जैसे लिटरेरी है आपका जो है, जो और क्या है, लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क, आर्टिस्टिक वर्क सिनेमा उसी के अंदर आता है, पढ़ते हैं जितने टाइप की किताबें लिखते हैं, यस सर, साइंस से रिलेटेड, फिक्शन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, है ना, जित सब के सब इसके अंदर आते हैं। डिजाइन्स, तो डिजाइन्स क्या है, डिजाइन क्या है, जैसे कंपनियां कोई भी गाड़ी बनाती है, जब आपने देखा हर एक गाड़ी का मॉडल अलग होता है, वो करने के लिए कोई दूसरी कंपनी ना बना दे। सपोज टाटा ने कोई मॉडल बनाया, दूसरी कोई कंपनी वाला उस मॉडल को कॉपी ना करे, उसके लिए डिजाइन क्या कर लेते हैं, आपका क्या कर लेते हैं, डिजाइन का आपका पेटेंट ले लेते हैं, पेटेंट को हो या डिजाइन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन कंसिस्ट ऑफ 3D फीचर्स सच एज शेप ऑफ एन आर्टिकल, 2 डायमेंशनल फीचर्स सच एज पैटर्न्स, लाइंस एंड कलर्स। ये सब चीज भी आपने देखा होगा, पोस्ट ऑफिस का ऐसा एक रेड कलर का लोगो रहता है, यस यस, देखा है। तो वही है ये लाइंस एंड कलर्स, ऐसे टाइप का होता है ना। पोस्ट ऑफिस का देखा आपने, पहले डिफरेंट होता था, अभी ऐसा है, ठीक है जी।
तो ये पैटर्न लाइंस ये भी सब किसके हिस्से हैं, आपके डिजाइन के हिस्से हैं। So there is also a amount needed for this design, copyright and geography. ठीक है, Amount needed in आप देखो पैसे वैसे देना होता है? अभी देखो इसके लिए सर्टेन फीस अमाउंट पे करनी होती है पेटेंट करवाने के लिए या कोई ट्रेडमार्क लेने के लिए। ठीक है, आप देखिए जी ये ट्रेडमार्क जो आपका है 10 साल के लिए दिया जाता है ये इस डिजाइन के लिए, which can be extended by 5 years on making an application for renewal। इसमें वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जो है इनिशियली 10 इयर्स के लिए मिलेगा, अगर आप अप्लाई करोगे 10 साल पूरा होने से पहले कि हमको थोड़ा और दिया जाए तो 5 सालों के लिए और क्या हो जाएगा, एक्सटेंड किया जा सकता है। सर ये क्या लिखा हुआ सर, जो 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन की बात की गई है? ये डिजाइनिंग होती है 3D और 2D में। आपने कभी इमेजेस देखी हैं? नहीं सर देखी तो है। जो हम बोर्ड पे देखते हैं किसी चीज को वो आपका 2 डायमेंशन है, ठीक है, बट अगर ये स्टैंड देखें, अगर ये स्टैंड आप बोर्ड पे कैसे बनाओगे, नहीं बना सकते हो ना, ये क्या है 3D इमेज। तो आपका 2D हो या 3D हो, 2D डिजाइन को तो हम क्या बोल सकते हैं, इमेज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इमेज बोल सकते हैं। पर 3D क्या होता है, रियल सेंस में जो हमको सामने पे दिखता है। अब आता है क्लाइंट वैरायटी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। It refers to protection granted for plant varieties. These rights are given to the farmers and plant breeders to encourage the development of new varieties of plants. इसके लिए लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001, और ये आता है आपका किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। पीरियड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप इज 15 साल and for trees and wines it is 18 years। वाइन्स मतलब जैसे अंगूर की बेल है, ठीक है, अगर अंगूर की कोई नई वैरायटी आपने पैदा कर ली उसके लिए आपको 18 साल का मिल जाएगा, राइट। ठीक है जी, नॉर्मल या पेड़ के लिए, किसी भी पेड़ के लिए। बट अगर फील्ड क्रॉप है, अनाज जो हम उगाते हैं उस टाइप का वैरायटी कोई आप उगाते हैं तो उसके लिए 15 साल। एक लिए कुछ टाइम पीरियड डिसाइड होता है सर, जो कॉपीराइट्स के डिजाइन के लिए, कॉपीराइट्स के लिए सर जो टाइम पीरियड डिसाइड होता है सर? हाँ हाँ, तो 15 साल क्या दिखा रहे हैं, टाइम पीरियड ही तो है। ठीक है जी, अब जो ये हम आईपीआर की हम बात कर रहे थे, पूरी दुनिया को पता है आईपीआर किस चीजों को कर सकते हैं, किन चीजों का नहीं कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप उठा के किसी चीज को भी नहीं बोल सकते हैं कि हम इसका आईपीआर करें। जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज किसके थे, जो हमारे समाज में क्या कर या आपके रीजन में सदियों से चलता आ रहा है। जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, बासमती चावल हो गया, लोगों ने क्या कर दिया था, इनका भी पेटेंट करवा दिया था। यूएस में पेटेंट हो गया था नीम का और किसका, बासमती राइस है ना, हल्दी का, है ना, हल्दी का। उस पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्योंकि वो आईपीआर की कैटेगरी में नहीं आते। ट्रेडिशनल नॉलेज आईपीआर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इन पे क्या हो गया था आपका, टर्मरिक पे, नीम पे और बासमती राइस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन उठाए गए थे इंडिया के द्वारा और इंडिया के लोगों के द्वारा, जब यूएस में यूरोप में इनको पेटेंट करवाया गया था। क्योंकि ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से चलता रहा था नीम का उपयोग और हल्दी का उपयोग। इसलिए आईपीआर को की कैटेगरी में किसी चीज को हम पेटेंट तब करेंगे जब आपने कुछ उसमें नॉवेल्टी है, कुछ नया है, जो पहले से 2000-3000 सालों से चलता रहा है। आपने अचानक से आया कि हाँ जी हमने इसका क्या कर लिया, राइट बना, पेटेंट कर लिया आपने हल्दी को या आपका टर्मल, आपका ये नीम है ना, क्योंकि इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए कमर्शियल बेनिफिट के लिए आप ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर आईपीआर बेसिक्स।